कभी सोचा है कि गहरे समंदर में जहां रोशनी तक नहीं पहुंचती, वहां रहने वाले अजीबोगरीब जीव अचानक हमारे किनारों पर क्यों आ जाते हैं? तो ये जो प्राचीन जीव हैं, जो समंदर की गहराइयों से निकलकर आ रहे हैं, आखिर ये हमें बताना क्या चाहते हैं? चलिए इस रहस्य की तह तक चलते हैं और जानते हैं कि क्या ये सच में कोई चेतावनी है। चलिए सबसे पहले फैक्ट्स देखते हैं। हाल ही की बात है, कैलिफोर्निया में एक 10 फुट लंबी ऑरफिश किनारे पर आ गई। अब ये कोई आम मछली नहीं है। ये इतनी दुर्लभ है कि पिछले 125 सालों में सिर्फ 15 से 20 बार ही देखी गई है। और अजीब बात यह है कि इसके दिखने के कुछ ही दिनों बाद वहां एक बड़ा भूकंप आ गया। और सुनिए, ये कोई एक अकेली घटना नहीं है। 2017 में फिलीपींस में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। ऑरफिश दिखी और उसके ठीक बाद 6.6 मैग्नीट्यूड का भूकंप। अब ये जो पैटर्न बन रहा है ना, ये वाकई में सोचने पर मजबूर कर देता है। लेकिन सबसे डरावना, सबसे मशहूर उदाहरण वो है 2011 का जापान। वहां एक दो नहीं बल्कि दर्जनों ऑरफिश किनारों पर आ गईं। और उसके बाद जो हुआ वो इतिहास का सबसे तबाहकुन भूकंप और सुनामी था। शायद इसीलिए जापान में लोग इन्हें कयामत की मछली यानी डूम्सडे फिश कहते हैं। तो सवाल वही है, क्या ये सच में कोई चेतावनी है? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें समय में बहुत बहुत पीछे जाना होगा। समंदर की उन गहराइयों में, उस इतिहास में जहां से जिंदगी की शुरुआत हुई थी। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। जिंदगी की शुरुआत, जैसा हम सोचते हैं, सूरज की रोशनी में नहीं हुई थी। नहीं, इसकी शुरुआत हुई थी घने अंधेरे में, समंदर की बिल्कुल तह में, धरती की अंदरूनी आग से। और यहीं पर पैदा हुआ था हम सबका सबसे पुराना पूर्वज, लूका। मतलब लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर, धरती पर मौजूद हर एक जीव का साझा पूर्वज। ये सोचना ही कितना अजीब लगता है ना कि धरती पर हर जीव का, हम सबका जो साझा पूर्वज है, वो पाताल से आया है, स्वर्ग से नहीं। जिंदगी को अपनी पहली ऊर्जा सूरज से नहीं बल्कि पानी के नीचे जो ज्वालामुखी थे, उनसे मिली थी। फिर वक्त आगे बढ़ा। करीब 540 मिलियन साल पहले एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। इसे कहते हैं विकास का महाविस्फोट, यानी कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन। अचानक ऑक्सीजन बढ़ने लगी और समंदर में जिंदगी की मानो एक बाढ़ सी आ गई। लेकिन इस बिग बैंग के साथ एक नई चुनौती भी आई। उथले पानी में इतने सारे जीव हो गए कि प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। पहली बार शिकारी पैदा हुए और खाने की कमी होने लगी। तो मजबूरी में जिंदगी को वापस उसी अंधेरी गहराई में लौटना पड़ा जहां से ये सब शुरू हुआ था। पर गहरे समंदर में जिंदा रहना कोई बच्चों का खेल नहीं था। वहां का दबाव इतना ज्यादा, अंधेरा इतना घना और खाने की इतनी कमी थी कि वहां के जीवों को अजीबोगरीब, यहां तक कि भयानक रूप लेने पड़े। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है डीप सी जाइगैंटिज्म। मतलब वहां के जीव बहुत ही बड़े, विशाल आकार के होने लगे। क्यों? ताकि वो ज्यादा ऊर्जा स्टोर कर सकें और बिना खाए लंबे समय तक जिंदा रह पाएं। जरा कोलोसल स्क्विड के बारे में सोचिए। ये 46 फीट तक लंबा हो सकता है। इसकी तो सिर्फ आंखें ही एक डिनर प्लेट जितनी बड़ी होती हैं। सोचिए, ये सच में एक दैत्य ही तो है। और अनुकूलन सिर्फ आकार तक नहीं रुका। एंगलर फिश को ही ले लीजिए। इसका प्रजनन का तरीका तो किसी एलियन फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लगता है। छोटा सा नर मादा को काटता है और धीरे धीरे उसका शरीर मादा के शरीर में ही जुड़ जाता है, हमेशा के लिए एक स्थायी स्पर्म फैक्ट्री बनकर। और लिस्ट लंबी है। एक बैरल आई मछली है जिसका सिर पारदर्शी है ताकि ऊपर शिकार देख सके। एक डम्बो ऑक्टोपस है जो शिकारियों से बचने के लिए अपने हाथ ही अलग कर देता है। यहाँ तक कि एक घोंगा है जो अपना कवच असली लोहे से बनाता है। मतलब साफ है, इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए अजीब बनना जरूरी था। ठीक है, तो अब हम इन जीवों की इस हैरान कर देने वाली दुनिया को थोड़ा समझ चुके हैं। तो चलिए वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं। क्या ये सच में आने वाली किसी तबाही की भविष्यवाणी कर रहे हैं? चलिए उन वायरल वीडियोस की सच्चाई जानते हैं, एक एक करके। केरला में जो हजारों मछलियां किनारे पर आई थीं, वो कोई सुसाइड मिशन नहीं था। ये चाकरा नाम की एक बिल्कुल प्राकृतिक सालाना घटना है जो हर साल होती है। और ऑस्ट्रेलिया में जो 150 से ज्यादा डॉल्फिन किनारे पर आ गई, वो भी कोई अपशगुन नहीं था।
विज्ञान कहता है कि ज्यादा संभावना इस बात की है कि उनके लीडर का इको लोकेशन सिस्टम, यानी दिशा पता लगाने का सिस्टम, किनारे के भूगोल से भ्रमित हो गया और बाकी सब उसके पीछे पीछे आ गए। बिल्कुल उसी तरह ओडिशा में 7 लाख कछुओं का एक साथ आना, ये तो कयामत का संकेत बिल्कुल नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी थी। ये संरक्षण की एक सफलता की कहानी है। एक खतरे में पड़ी प्रजाति 33 साल बाद अंडे देने के लिए वापस लौटी थी। तो आखिर में बात क्या है? बात यह है कि विज्ञान इस डूम्सडे फिश वाली थ्योरी का समर्थन नहीं करता। 2019 में एक बड़ी स्टडी हुई थी और उसने साफ साफ कहा कि ओरेफिश के दिखने और भूकंप आने के बीच कोई भी वैज्ञानिक संबंध नहीं मिला। तो अगर ये जीव भूकंप की चेतावनी नहीं दे रहे, तो क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। एक असली चेतावनी है, एक ऐसी चेतावनी जिसे हम सब जानते बूझते हुए नजरअंदाज कर रहे हैं। हमें ये याद रखना होगा, जिस गहरे समंदर ने हमें पहली सांस दी, उसी समंदर का दम आज हम घोट रहे हैं। असली खतरा है जलवायु परिवर्तन, जो समंदर में बड़े बड़े डेड जोन बना रहा है, ऐसी जगह जहां ऑक्सीजन ही नहीं है। असली खतरा है माइक्रोप्लास्टिक्स, जो अब समंदर की सबसे गहरी खाइयों में रहने वाले जीवों तक के शरीर में मिल रहे हैं। और खतरा है ओवरफिशिंग, जो पूरी की पूरी समुद्री खाद्य श्रृंखला को तबाह कर रही है। तो ये जो जीव किनारे पर आ रहे हैं ना, ये भूकंप के दूत नहीं हैं। ये उस पारिस्थितिकीय तंत्र के नाजुक संदेशवाहक हैं जो खुद खतरे में है। एक ऐसा पारिस्थितिकीय तंत्र जो हमारी वजह से तबाही के कगार पर खड़ा है। प्रकृति ने हमें हमेशा एक ही चीज सिखाई है कि जिंदा रहने के लिए कठोरता नहीं, लचीलापन जरूरी है। सवाल अब ये है कि क्या हम टूटने से पहले झुकना सीखेंगे? इस पर सोचना जरूरी है।